जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा आर्मी जीडी वहां पे एग्जाम हो तो वहां पे कैसे क्वेश्चन हमारे जीके हो गया या साइंस हो गया मैथ हो गया रीजनिंग के इनके कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे थे और उनका लेवल क्या होता है। यानी जो हमारे कई सारे एआरओ में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और टोटल में यहाँ पे आपको 100 सेट यहाँ पे कराऊंगा। अगर आपने ये 100 सेट वहां पे कंप्लीट करके अपना एग्जाम वहां पे देने जाए तो यकीन मान चलना आपके एग्जाम कोई क्वेश्चन आपका बाहर वहां पे नहीं जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और ये भी मैं बता दूं इस क्लास की पीडीएफ कैसे आपको वहां पे मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन आता है जीके का आता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दिया मैं टोटल यहाँ पे आपको 100 सेट कराऊंगा वहां पे और जिसमें आज जो पहला सेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हम लोग पहले जीके क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों जीके में एक चीज ये ध्यान रखना करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में आती है। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आप वहां पे मान के चलना। जैसे जो पहला क्वेश्चन हमारा आया था अंबाला एआरओ में आर्मी जीडी के एग्जाम ये क्वेश्चन वहां पूछा गया। ये बताओ साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत वहां पे आया था। जहां पे 4 ऑप्शन है लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड है, लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड लिनलिथगो है। तो बताइए क्या राइट आंसर आप यहां बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे हुआ। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रिपीट बहुत होते हैं, ये ध्यान रखना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर वहां पे करना। और सबसे बढ़िया तरीका तैयारी करने का ये भी होता है अगर ये क्वेश्चन आप लिख के कहीं पे रख लो वहां पे तो और भी अच्छा आपके लिए वहां पे होता है। क्योंकि अगर कोई चीज आप लिख लिख के याद करते हो वो चीजें बड़ी जल्दी वहां पे तैयार होते। यहाँ पे कई सारे बच्चे कमेंट भी आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल फोकस करेंगे अपने यहाँ पे। अगर किसी बच्चे कोई भी डाउट वहां पे होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर कराऊंगा। तो मैं डाउट सारे बाद में देख लूंगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और डेली जो अपनी ये क्लास वहां पे होगी डेली आप ये मानना आपकी 5 बजे से डेली क्लास वहां पे आगे से स्टार्ट रहेगी। तो डेली 5 बजे आप जुड़ना वहां पे ना भूलिएगा। तो इसका राइट आंसर आप सीधा सीधा क्या बताओगे लॉर्ड इरविन आप यहां बताओगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की तो साइमन कमीशन के बारे में कुछ चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। पहली चीज यही पता होनी चाहिए जो आपके साइमन कमीशन है ये आपका 1927 में क्या याद करोगे 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये आपका वहां पे भेजा गया था। और इसके बाद ये भारत कब पहुंचा था तो आप बताओगे 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत यहाँ पे पहुंच गया था। अब इसका कमीशन का विरोध भी बहुत ज्यादा वहां पे हुआ था। कांग्रेस ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था और विरोध करने का मात्र यही रीजन था कि अगर कोई कमीशन बनाया गया है भारत के निवासियों के लिए वहां पे तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य वहां पे नहीं था। इसी वजह से इस कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध भी वहां पे आपका ये किया गया था। दोस्तों यहाँ पे और कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे इसका तो आपको पता हो गया लॉर्ड इरविन का। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल क्या हो जाएगा यहाँ पे ये तो मैंने बता ही दिया कि लॉर्ड इरविन थे ये आपके 1926 से लेके 1928 ये इनका कार्यकाल था। ये इस समय तक वायसराय थे। तो इन्हीं के कमीशन ये जो कमीशन आया था ये यहाँ के वायसराय वहां पे हो जाते हैं। अब वो यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर अंबाला एआरओ में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपके एआरओ में क्या चीज पूछी जा सकती है इस पे फोकस आप करना। देखो यहाँ पे जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड दिया जा रहा है सबसे पहले इनका कार्यकाल की अगर हम लोग बात कर ले इनका कार्यकाल क्या बताओगे 1916 से लेके 1900 आपका 21 ये इनका कार्यकाल वहां पे हो जाता है। तो इनके कार्यकाल में जैसे आपका जो रोलेक्ट एक्ट हो गया या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस समय ये वायसराय थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब वहां पे हुआ था उस समय भारत का वायसराय वहां पे कौन था तो किसका नाम बता दोगे लॉर्ड जेम्सफोर्ड का नाम आपको वहां पे बता देना है। अगर लॉर्ड वेलिंगटन की हम लोग यहाँ बात कर ले तो इनका कार्यकाल क्या बता दोगे इनका हो जाएगा आपका 1931 से लेके 1936 ये इनका कार्यकाल यहाँ पे आपका हो जाता है। यही जो आपका दूसरा गोल में सम्मेलन और जो आपका कम्युनल अवार्ड जारी हुआ था इनकी उस समय ये वायसराय वहां पे थे वहां पे। और जो लॉर्ड आपका लिनलिथगो यहाँ पे दिया जा रहा है
इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1936 लेके 1944 इनका कार्यकाल यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध और जो आपका क्रिप्स मिशन भारत वहां पे आया था उस समय ये वहां पे भारत के वायसराय वहां पे थे। तो ये कुछ चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं कि और हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका जीके में भी बनता है, साइंस में भी बनता है, क्योंकि ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन वहां पे आपका हो जाता है। तो बताओ क्षोभ मंडल होगा, संताप मंडल होगा, बहिर्मंडल हो गया, मध्य मंडल होगा। तो भाई जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये आपका लखनऊ जेडारो में आर्मी जीडी एग्जाम जब वहां पे हुआ था वो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी, हम तो बताएं क्या क्या, समताप मंडल। आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे समताप मंडल यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी ये मान के चलना कि आपकी जैसे 15 से लेके 35 किलोमीटर ऊंचाई पे जब आप यहाँ पे जाते हो तो कौन सा मंडल होता है, समताप मंडल यहाँ पे आपका हो जाता है। ये आपकी जो सूर्य की हानिकारक आपकी यूवी किरणें होती है, कौन सी यूवी किरणें वहां पे होती है, इनको अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा वहां पे करता है। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक दिया क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल क्या होता है, यह आपका पृथ्वी का सबसे निचला मंडल होता है। जो आपकी जो मौसम हमारा ये परिवर्तन होता है, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बरसात होती है, ये घटनाएं जो होती है आपकी सारी कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। देखो बहिर्मंडल क्या होता है, यह सबसे बाहरी मंडल है, जहां पे आप देखा होगा जो आपके ये सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह जो चक्कर लगाया करते वहां पे, ये सारे कहाँ पे छोड़े जाते हैं, आपके बहिर्मंडल में। और मध्य मंडल क्या होता है, यहाँ पे उल्काएं जलती, जैसे आपने देखा होगा रात में कुछ हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा आ रहा है, ये उल्काएं जो जलती हुई आती हैं, ये आपका मध्य मंडल में ही सारा कुछ वहां पे होता है। तो ये सारे चीजें भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अब इस बार जो अपना एग्जाम 2026 में होने वाला है उसकी हम लोग पूरी तैयारी करके चलेंगे कि अपना कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर वहां पे ना जाए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, जो आपका डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी भाषा की बात की जा रही है, यहाँ पे डोगरी भाषा की बात वहां पे की जा रही है। तो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर होगा, या अगर पंडुचेरी होगा, अंडमान हो गया, या आप नागालैंड होगा। तो क्या राइट आंसर बताएंगे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे, सर हम बता देंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बता देंगे। देखो दोस्तों जो आपको ये डोंगरी होता है, ये जम्मू क्षेत्र से प्रमुखता से रूप में बोली जाती है, और ये आपका 2003 में संविधान के 8वीं अनुसूची में ये भाषा वहां पे शामिल की गई थी। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि डोंगरी भाषा संविधान में कब शामिल की गई थी, तो क्या बताओगे, 2003 में 8वीं अनुसूची के द्वारा इसे शामिल वहां पे आपका किया गया था। अब देखो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ यहाँ पांडुचेरी दिया गया, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे कौन सी भाषा आप बोलोगे, सीधा बोला यहाँ पे तमिल हो गया, फ्रेंच हो गया, मलयालम भाषाएं आपकी बोली जाती है, कहाँ पे, पांडुचेरी में। अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, अगर यही पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, यहाँ पे आपका जैसे बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, और निकोबारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाएंगी। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी, एक तो हो जाएगी यहाँ पे नागा भाषा चलती है, नागा भाषा के अलावा यहाँ पे एक आपकी जो अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये भी आपके नागालैंड में वहां पे चलती है। तो कुछ राज्य ऐसे होते हैं उनकी भाषाएं भी हमें पता वहां पे होनी चाहिए कि कौन सी भाषा उन राज्यों में आपकी बोली जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका अंबाला एआरओ में आया था, ये बताओ जो आपका चिओस द्वीप है, कौन सा द्वीप, चिओस द्वीप है, ये कहां पे स्थित है। चार ऑप्शन क्या है हमारे, अटलांटिक महासागर, आपका एजेन महासागर, या कैस्पियन महासागर, या काला महासागर। तो अगर हमारे एआर में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आप राइट आंसर क्या बताओगे इसका, तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना, ये हो जाएगा जो आपका एजियन महासागर, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपको यहाँ पे बता देना है। दोस्तों जो आपको ये चिओस द्वीप दिया जा रहा है ना, ये आपका यूनान का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, जो आपका तुर्की तट के निकट आपका एजियन सागर में स्थित है। कौन से नंबर का आ जाएगा, 5वें नंबर का आपको यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों
यहाँ पे अगर जो अटलांटिक महासागर है इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होती है। जैसे जो आपका अटलांटिक महासागर है, यहाँ आपका आइसलैंड यानी बरमुडा जैसे द्वीप है। देखो क्वेश्चन ये पूछा गया कि अटलांटिक महासागर में कौन से द्वीप स्थित है, तो कौन से द्वीप बताओगे? यहाँ पे एक आपका आइसलैंड हो जाएगा, एक आपका बरमुडा जैसे द्वीप आपके स्थित हो जाते हैं। इसके बाद एजियन का हमने देख लिया। कैस्पियन महासागर का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैस्पियन महासागर ये आपका झील जैसा सागर है, ये आपका कोई द्वीप नहीं है। झील जैसा सागर, यहाँ पे कोई द्वीप आपको वैसे वहां पे नहीं दिखते। और जो काला महासागर आपका दिया गया, यहाँ पे आपका जो क्राइमिया प्रायद्वीप है, लेकिन आपका चियोस आपका बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्या बताओगे? काला महासागर में आपका क्राइमिया प्रायद्वीप आपका वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे सीधा राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन बी, ये आपका अंबाला एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। अच्छा ये बताओ जो आपका इसरो है की स्थापना कब हुई? देखो इसरो से कई सारे और क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं, वो सारे भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर पूछा गया इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये आपके कुछ डेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसरो की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन ज्यादातर आर्मी जो ट्रेडमैन एग्जाम हुआ है ना, वहां भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पहले क्या होता है, जितनी बार भी आपका ट्रेडमैन का एग्जाम होता है, ये आपका लगभग रिपीट ही क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाता था। तो इसरो की स्थापना आप क्या बताओगे? ये बताना है 15 अगस्त 1969 आप बता दोगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि इसरो के जनक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो अगर पूछा गया इसरो के जनक किसके कहा जाता है, विक्रम साराभाई का नाम आपको पता होना चाहिए। किसका नाम? विक्रम साराभाई। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो का मुख्यालय कहां पे है, तो मुख्यालय कहां पे बताना है, इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु वहां पे हो जाता है। ये चीज भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को भारत के सिलिकॉन वैली, क्या बोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ का नाम वहां पे दिया गया है? बताओ, बेंगलुरु होगा, चेन्नई होगा, हैदराबाद होगा, पुणे होगा? और ये क्वेश्चन आपका जयपुर एआर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? आप कहोगे बेंगलुरु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक आपका स्टार्टअप और आपकी आईटी कंपनियां है वहां पे, इसी वजह से ये सिलिकॉन वैली के नाम से आपका फेमस वहां पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे चेन्नई दिया गया, चेन्नई में फेमस किस वजह से है, तो क्या बताओगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल हब है, और आपका डेट्रॉइट ऑफ इंडिया ये कहलाता है। क्या? ऑटोमोबाइल की वजह से ये आपका डेट्रॉइट ऑफ इंडिया आपका वहां पे कहलाता है। हैदराबाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फार्मा हो गया और आईटी हब हो गया, या आपका ये साइबराबाद के नाम से काफी फेमस वहां पे आपका हो जाता है। पुणे की बात करें, ये आपका शैक्षणिक हब वहां पे होता है, इसकी वजह से आपको ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता है। तो क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए? देखो चेन्नई के बारे में हम बताएंगे, ये ऑटोमोबाइल हब है। तो ऑटोमोबाइल हब होने की वजह से ये किस नाम से फेमस वहां पे हो जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहलाता है। तो कभी अगर पूछा गया डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपको चेन्नई का नाम बताना है। और यहाँ पे जो आपका हैदराबाद है, यहाँ पे फार्मा और आईटी हब होता है, इसकी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? साइबराबाद के नाम से आपका जाना जाता है। पुणे एक हो गया आपको ये शैक्षणिक हब वहां पे हो जाता है, तो इसी की वजह से आपका ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, यानी जो आपका आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, इनके जो मैंने आपके हैंड रिटन नोट्स आपको दे रखे हैं, यकीन मान चलना जो चीज दी जा रही है, जितना टाइम बच रहा है उसकी आप इसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। यहाँ बने बनाए कंप्लीट नोट्स आपको मिली जाते हैं, यानी आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। जो टाइम आपका उसमें वेस्ट हो रहा था वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा, बस इनकी प्रैक्टिस करके जाना। जब भी आप एग्जाम बैठोगे सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे दिख जाएंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ये भी तक नहीं पता सर हम तैयारी कहाँ से करें, यानी हमें पूरा बेसिक से ही पता नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन है, कौन से मेन टॉपिक है, कौन से मान लो
कहाँ से कम क्वेश्चन आता है, कहाँ से ज्यादा आ रहा है, उन बच्चों के लिए उन्होंने बैच वहां पे स्टार्ट कर ही दिया। सीधा सीधा आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे आपको एनए वाला सर्च करना है, तो ये एप्लीकेशन सीधा आपको वहां पे ओपन हो जाएगा, जहां पे आपके ये कंप्लीट नोट्स के हैंड रिटन वहां मैंने अपलोड कर दे, वो डाउनलोड कर लेना। और जो ये क्लास की प्रैक्टिस भी हो रही है, इसका भी पीडीएफ आपको हमेशा डेली वहां पे मिलता रहेगा। तो सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ताकि जो भी आपके डाउट हो सारे क्लियर हो जाएं, और इसी साल आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर लें। और किसी बच्चे को अगर डाउट भी होता तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा मैं बिल्कुल आपका वहां पे क्लियर कराऊंगा। अब हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वहां पे। दोस्तों ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन वहां पे हो जाता है। दो करंट अफेयर तो थोड़ा ये आपका अपडेट वहां पे होते रहते हैं, अध्यक्ष हो गए या कहीं के सचिव हो गए, ठीक है, या मान लो आपको जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है, तो ये आप अपने एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम होता है उसके रिलेटेड थोड़ा अपडेट वहां पे रहना, कि अगर कुछ भी वहां पे अपडेट होता है वो आप वहां पे चेंज नाम वहां पे कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के वहां पे पूछे जाते हैं। तो इसकी भी अच्छी खासी तैयारी आपको वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। तो यहां बताओ सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो हम सीधा से बताएंगे श्री तुहिन कान्हा पांडे आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अकुन्हे पांडा ये है आपके 2025 में ही आपके सेबी के अध्यक्ष वहां पे नियुक्त वहां पे किए गए। जो आपके ये यूके सिन्हा का नाम दिया जा रहा है, ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे, इसके पहले ये अध्यक्ष थे। अगर इनके कार्यकाल की बात कर ली जाए तो ये आपके 2011 से लेकर 2017 इनका कार्यकाल वहां पे था। तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे, वर्तमान श्री तुहिन कांता पांडे ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष वहां पे आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता, भूदान आंदोलन किसने शुरू वहां पे किया था। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, विनोबा भावे, राजा राम, चेतन आनंद या राघवेंद्र शर्मा, तो किसका नाम आप बताओगे। और तो यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या याद करोगे, विनोबा भावे का नाम पता होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि 1951 में क्या बताओगे, 1951 में तेलंगाना में भूदान आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे आपकी की गई थी। इसे आपका रक्तहीन क्रांति के नाम से भी कभी काफी ज्यादा फेमस है वहां पे। तो कभी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी आपका जाना जाता है, तब भी आप भूदान आंदोलन का नाम पे ही वहां पे आप टिक कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हाल ही में किस देश ने आपका आधिकारिक तौर पर आपका मृत्यु दंड है ये समाप्त वहां पे कर दिया गया है। तो यानी कौन सा देश ऐसा है जिसने ये बोल दिया कि हम अपने देश में मृत्यु दंड की सजा किसी को वहां पे नहीं देंगे, तो कौन सा देश हो जाएगा बताओ। जिम्बाब्वे होगा, इंडोनेशिया है, तुर्की है, या आपका सोमालिया है। करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन आपका वहां पे हो जाता है, तो क्या बताओगे, जिम्बाब्वे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि 2024 से जिम्बाब्वे ने कहा कि किसी को मृत्यु दंड की सजा वहां पे नहीं दी जाएगी। तो राइट आंसर क्या बताओगे, जिम्बाब्वे आपका यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे भाई मृत्यु दंड अभी भी आपका इंडोनेशिया में दिया जाता है। और तुर्की हो गया, तुर्की ने तो पहले ही मृत्यु दंड की सजा समाप्त कर चुका। इसने कब समाप्त किया था, 2004 में। यानी जो तुर्की देश है ये 2004 से किसी को भी मृत्युदंड की सजा वहां पे नहीं सुनाता है। और सोमालिया में अभी भी मृत्युदंड सजा वहां पे आपकी दी जाती है। अब इसके बाद एक हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ नासा के किस उपग्रह ने हाल ही में पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह, 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की है। अब इसका नाम भी याद कर लेना। फिलहाल इसका राइट आंसर बताओ क्या आपका हो जाएगा, नासा के किस उपग्रह ने, तो उपग्रह का नाम आप क्या बताओगे यहाँ पे हो जाएगा आपका TSS जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर वो ग्रह पूछ लिया जाए आखिर कौन से ग्रह की खोज की है, जिसमें अभी ये मान लो शोध वहां पे हो रहा है कि जो जीवन जो पृथ्वी के लोग हैं क्या उस ग्रह में भी जाके वहां पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, इसके बारे में अभी शोध वहां पे हो रहा है। लेकिन उस ग्रह का नाम भी यहाँ पे लिख लेना, क्या हो जाएगा, TOI 24
98b ये नामक एक ग्रह है जिसकी खोज की है। अब इसका जो आकार है पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा वहां पे आपका हो जाता है। अब इसमें अभी ये खोजा जा सकता है क्या उस ग्रह में भी जीवन हो सकता है क्या पृथ्वी की तरह ही वहां पे। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पर आरंभ हुआ है। करंट अफेयर का क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आप लेवल देखो कि भले यार हमारे आर्मी जीडी का ही एग्जाम वहां पे हो जाता है, लेकिन उन क्वेश्चन का लेवल कैसा वहां पे होता है। और यहाँ पे जो मैं आपको 100 यहाँ पे सेट कराऊंगा, लगभग लगभग ये मान चलना आप 5000 क्वेश्चन आपके पास हो ही जाएंगे। बस ये 5000 क्वेश्चन रट के जाओ, पेपर में बैठो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपको नजर आ जाएंगे। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे इसका याद कर ले, लंदन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पेपर में अब वहां पूछे जा रहे हैं जब से ऑनलाइन एग्जाम आपका वहां पे हो गया है। अब ये बताओ अच्छा 2019 के लिए जो आपका G77 समूह के अध्यक्ष का पद किस देश ने वहां पे संभाला था। तो कौन से देश का नाम आप बताओगे, बताएंगे ब्राजील हो गया, इजराइल हो गया, चीन हो गया, फिलिस्तीन हो गया। तो कौन से देश का नाम बताओगे, तो वो देश हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो जयपुर एआरओ में सीधे सीधे जीडी एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो हम तो क्या बताएंगे, फिलिस्तीन का नाम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों आपको जो G77 यहाँ पे दिया, ये आखिर होता क्या है, ये होता है दोस्तों आपका विकासशील देशों का एक समूह वहां पे होता है। अब इसमें अगर टोटल ये देखा जाए कुल कितने देश इसके सदस्य वहां पे हैं, तो टोटल देश आपके 134 देश इसके सदस्य वहां पे आपके हो जाते हैं। तो अगर देशों की संख्या भी आपसे पूछी जाए तो वो भी आपको पता वहां पे होनी चाहिए थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। सबसे बड़ा बताओ द्वीप समूह कौन सा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, आपका न्यू गिनिया है, या मलय द्वीप समूह हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर आप इसका बताओगे, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह का नाम बता दो, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों मलय द्वीप समूह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी ये मान चलना मलय द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या अगर पूछ ली जाए कितनी है वहां पे, तो लगभग आप बताओगे 25,000, लगभग आपके 25,000 से अधिक द्वीप यहाँ पे आपके हो जाते, जो कि आपका इंडोनेशिया और फिलीपींस आदि इसी में वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या राइट आंसर बताओगे यहाँ पे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो ग्रीनलैंड के बारे में क्या हमें पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड जो आपका होता है विश्व का सबसे बड़ा आपका एकल द्वीप है। क्या है ये आपका एकल द्वीप यहाँ पे होता है। और आइसलैंड क्या होता है, ये आपका अटलांटिक में एक द्वीप देश है। आइसलैंड क्या होता है, अटलांटिक में एक आपका द्वीप देश होता है। और न्यू गिनिया क्या यहाँ पे होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा एकल द्वीप है। क्या दूसरा सबसे बड़ा एकल द्वीप वहां पे हो जाता है। तो हम लोग राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का नाम बता दो, क्या वहां पे हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे जब आपको ये अंबाला एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया। आप यहां बस इनके राइट आंसर बताते चलिए, वैसे कई सारे राइट आंसर यहाँ पे दे ही रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपके पास होने जरूर वहां पे चाहिए। जो मैं यहाँ पे आपको 5000 लगभग क्वेश्चन कराऊंगा, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करके और तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठ जाना, यकीन मतलब एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। और डेली ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में वहां पे मिल जाएगी। यानी जो आपका एनए वाला एप्लीकेशन है, सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला नाम सर्च कर लेना, एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। तो जो डेली क्लासें वहां पे होती है सब में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता दोगे, ये हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये कब गई थी अंतरिक्ष में, अगर डेट भी आपसे वहां पूछ ली जाती तो डेट क्या बताओगे यहाँ पे, सीधा याद करना 16 जून 1963, ये डेट भी आप यहाँ पे याद कर लेना। और ये अंतरिक्ष में लगभग 70 घंटे तक वहां पे थी वहां पे। तो राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो अमेलिया
ईयर हर्ट दिया गया। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आपकी पहली पायलट है, ये पहली महिला पायलट है जो कि आपके अटलांटिक वहां पे पार की थी। अब अगर गोल्डा मेयर की बात यहां पे कर ले तो ये इजराइल की पूर्व प्रधानमंत्री वहां पे हो जाती हैं। और कल्पना चावला के बारे में आपको पता ही होता है कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी वहां पे, तो भारतीय मूल की महिला अगर पूछा जाता है तो हम लोग कल्पना चावला का नाम तब वहां बताते। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछा गया है कि अगर भारतीय महिला प्रथम पूछा जाए किसका नाम बताएंगे, कल्पना चावला का नाम आपको यहाँ पे बता देना। और इसके बाद हमसे एक अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो वहां पे सीधा सीधा आपसे पूछा गया कि कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आपका रिपीट वहां पे हो चुका है। जैसे कि जो अभी आपका लखनऊ जडारो में आर्मी जीडी का एग्जाम लगा था, ये क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पे पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओ, गंगा होगा, महानदी होगा, ब्रह्मपुत्र होगा या नर्मदा नदी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी ये रिपीट वहां पे होता है, सीधा सीधा क्या बताओगे, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी गंगा नदी में ये आपका हल्दिया से लेके प्रयागराज तक, क्या बताओगे, हल्दिया से लेके प्रयागराज तक ये कम से कम 1620 किलोमीटर में आपका ये लंबाई में वहां पे हो जाता है। और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग भी आपका वहां पे हो जाता है, जो कि आपका 1986 अधिनियम के द्वारा ये आपका वहां पे स्थापित किया गया था। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले महानदी पे, तो महानदी पे कोई आपका राष्ट्रीय जलमार्ग वहां पे बना ही नहीं है। इसके बाद ब्रह्म नदी पे अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा, NW2। अगर ये पूछा गया राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, तब आप बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी पे। और नर्मदा नदी पे भी कोई भी राष्ट्रीय जलमार्ग आपका यहाँ पे नहीं बना हुआ है। अब इसके बाद जो हमारा एक अगला सवाल आता है, इसमें क्या चीज आपसे पूछी जा रही है कि अब यहां से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो जीके में ये काउंट करना है कितना स्कोर यहाँ पे हुआ है। तो अभी देखो, अभी कम से कम ये मान चलना अगर आपके 35 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे सही कर पा रहे हो, तैयारी ठीक ठाक चल रही है, बस इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये आपको भी पता है कि इस समय जो आपके कट ऑफ रहती है आर्मी जीडी एग्जाम की, तो अगर हम लोग काउंट कर लें फिजिकल का और अपने एग्जाम का, तो 170 नंबर तक का आपका वहां पे जाता है। तो जितना आप इसमें आप अपना तैयारी कर लेंगे रिटन एग्जाम में, फिजिकल में उतना ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। नहीं हो सकता है आप एक्सीलेंट ना पढ़ पाए, सेकंड ग्रुप में आ जाए या आपका थर्ड ग्रुप में बन जाए, फोर्थ ग्रुप पे रनिंग क्वालिफाई हो पाए, तो आप अपने रिटन एग्जाम पे फोकस वहां पे करते रहिएगा। और इसके लिए मैं नोट्स आपको ऑलरेडी बताए रखे, कहां से मिलेंगे, जो आपका एप्लीकेशन एनए वाला सीधा डाउनलोड कर लेना, सारे नोट्स मैंने वहां पे डाल रखे, वो नोट्स आप तैयार करना, यकीन मान चलना एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे। अब बता, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें वहां पे होता है, कि ठोस होगा, गैस होगा, द्रव होगा या वाष्प होगा। तो आप राइट आंसर क्या बताओगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आप कहोगे सर हम तो बताएंगे ठोस में। किसमें बताओगे, ठोस में आपका ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है, ठोस के बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद में क्या आएगा, गैस आता है। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है, तो क्या बताओगे, गैस का नाम बताना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ध्वनि का वेग कहां पे आपका शून्य होता है, जीरो होता है, तब क्या बताओगे, निर्वात में बताओगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि अगर चंद्रमा पे कोई बम वहां पे फटता है तो हमारी उस ध्वनि की आवाज हमें कब तक वहां पे सुनाई देती है। ये क्वेश्चन कई बार वहां क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पे क्या बताओगे, ध्वनि वहां पे सुनाई ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे क्या वायुमंडल है नहीं। जब वायुमंडल नहीं है तो कोई गैस नहीं वहां पे, जब कोई गैस ही नहीं तो जो आपकी ध्वनि का वेग वहां पे गमन नहीं कर पाती है। तो निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है, आपका शून्य वहां पे हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा, क्वेश्चन आपका रिपीट लगभग हो गया वहां पे, इनमें बताओ इस्पात है, निर्वात है, जल है, कोई नहीं। अभी देखो यहां मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखो क्वेश्चन थोड़ा ही वहां पे चेंजमेंट वहां पे होता है, लेकिन इनके आंसर कैसे कैसे वहां पे सेम ही वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। अब वहां पे ठोस था, अब यहाँ पे देखो ठोस क्या हो गया, इस्पात तो आपका ठोस हो जाता है। तो क्या बताओगे, इस्पात आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगर हम यहाँ पे बात ये कर ले कि देखो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा लिख लेना यहाँ पे, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए बताओ अच्छा वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, या जल में क्या वहां पे होती है,
या फिर निर्वात में क्या होती है। निर्वात का भी मैंने आपको बता ही दिया था, निर्वात में क्या बता दोगे, शून्य। निर्वात ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य हो जाती है। वायु का अगर पूछ लिया गया, देखो आपके एग्जाम में वायु वाले में अगर ऑप्शन में कभी आपको 343 मीटर पर सेकंड दिया है तो आप इसी को हमेशा टिक करोगे, या फिर इसके आसपास कोई अगर वैल्यू वहां पे दी जाए तो वो टिक करना। लेकिन अगर 343 दिया जा रहा है तो यही आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। इसके बाद जल की अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1480 मीटर पर सेकेंड आपके जल में ध्वनि की चाल वहां पे आपकी हो जाती है। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये बताओ केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। किसमें पूछा गया, केल्विन तापमापी में हमसे पूछा गया बर्फ का बताओ गलनांक यहाँ पे आपका कितना होगा। ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम में मान लो वहां पे दे दिए गए। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे फिलहाल आप बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे। तो यहाँ पे आपको बताना है केल्विन तापमान पे बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा, 273 केल्विन आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कुल मिला के चलना डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन आपका यहाँ पे हो जाता है। केल्विन का मतलब यही सीधा सीधा मान चलना, जो भी आपका सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर वहां पे आपका दिया जाएगा उसमें आप 273.15 ये वहां पे आप ऐड कर देना। तो यहां से क्या निकाल लोगे, केल्विन का तापमान वहां पे आपका निकल के आ जाता है। और बर्फ का गलनांक जल का हिमांक के बराबर वहां पे होता है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो सीधा सीधा क्या बता दोगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, शुद्ध जल क्या लिखा है यहाँ पे, शुद्ध जल का क्वथनांक बताओ। जब फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट वहां पे हो चुके हैं। अब ये चार ऑप्शन हमारे पेपर मान लो आपको दे दिए गए, तो इसे कैसे आप वहां पे इसकी वैल्यू वहां पे आप निकालोगे, तो क्या बताओगे यहाँ पे, सीधा सीधा बताओ। इसका फिलहाल राइट आंसर देख लो क्या हो जाएगा, 212। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या चीज याद करना है कि जो आपका जल का क्वथनांक होता है क्या होता है, जल का क्वथनांक आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। और ये फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो फार्मूला दोस्तों इसका क्या बनता है, इसका फार्मूला आपका बन जाएगा C गुणे 9/5 और प्लस 32 यहां पे कर दोगे तो यहां से क्या एक फार्मूला आप निकल के आ जाएगा कि अगर आपका किसी मान लो सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस में वो टेम्परेचर दिया जाएगा तो फ़ारेनहाइट पे पूछा जाएगा, इस फार्मूले से आप वहां पे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताओ 30 डिग्री सेल्सियस का ताप फ़ारेनहाइट में कितना वहां पे हो जाएगा, तो इस फार्मूले से आप वहां बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप वहां पे याद कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट जो दिया, क्या लिखा है, थर्मास्टेट का कार्य क्या है। थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है रेफ्रिजरेटर में, मतलब तापमान कम करना होता है या हिमायन ताप को बढ़ाना होता है, एक समान ताप को बनाए रखना होता है या गलनांक को घटाना इसका मेन काम होता है। क्या बताओगे, तो थर्मास्टेट का मेन काम क्या बताओगे, एक समान ताप को बनाए रखना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका थर्मास्टेट होता है ये तापमान सेंसर है एक प्रकार का, जो कंप्रेसर जो उसमें लगा रहता है उसको ऑन करना ऑफ करना। ताप टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यानी जो भी टेम्परेचर रहेगा उसको बनाए रखना इसका मेन काम वहां पे आपका हो जाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। अब बताओ सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुंचेगी, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, परावर्तन द्वारा। लखनऊ जडारो में सीधा सीधा जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो हम क्या बताएंगे राइट आंसर इसका, तो आपको बता देना विकिरण द्वारा। क्या बताओगे, विकिरण के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ सूर्य की जो प्रकाश होता है पृथ्वी पे आने में कितना टाइम कितना समय वहां पे लगता है। देखो ये क्वेश्चन आपका लगभग ऑप्शन में वहां पे आपको अगर 8 मिनट ही दिख गया
तो आप सीधा सीधा आंसर क्या मार दोगे, 8 मिनट मार देगा। यानी सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट वहां पे लगते हैं सूर्य को प्रकाश आने में लगभग वहां पे। तो राइट आंसर आपको ये यहाँ पे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। क्या पूछा गया, किसके बीच जाते हुए न्यूनतम वहां पे होती है। मतलब कांच होगा, निर्वात होगा, जल होगा या वायु होगा। तो क्या बताओगे, राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम वहां पे होती है। क्या बताओगे, कांच आप बता देंगे, ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन आपका अंबाला एआरओ में सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि दोस्तों होता है क्या, जो आपका कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। ये सबसे अधिक इसलिए क्या होता है, इसमें जो चाल होती है न्यूनतम वहां पे हो जाती है प्रकाश की वहां पे। अगर हम बात करें निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बताओगे, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड यहाँ पे याद कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए जल में, जल का क्या बता दोगे, जल का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या बताओ 1.33 यहाँ पे याद करना। वायु का पूछा जाए 1.0003, ये चीज यहाँ पे याद किया रहे ना। ये इनके कुछ अपूर्णांक हो जाते हैं जो एग्जाम में अक्सर आपसे वहां पूछ लिए जाते हैं। ये आपका पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ये सीधा सीधा पूछेगा कि ये बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी वहां पे होती है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। रट्टा मार लेना, एग्जाम में बहुत बार आपके जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, पास्कल किसकी इकाई है। दाब बताओ, दाब की है, ऊर्जा की है, कार्य की है, बल है। तो क्या बताओगे राइट आंसर कि जो पास्कल होती है किसकी इकाई होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये रिपीट हुआ, बताओगे दाब आप बताना। दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल 5000 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपने ये 100 सेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन तैयार जरूर करके अपना एग्जाम वहां पे आपको देना है। तो क्या बताओगे, दाब यहाँ पे बता देना है। यानी 1 पास्कल बराबर क्या हो जाता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जो आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये आपका 10⁵ पास्कल ये वायुमंडलीय दाब वहां पे हो जाता है। अब इसकी एसआई इकाई क्या होती है, आपका हाइड्रोलिक्स में उपयोगी वहां पे काफी ज्यादा आपकी हो जाती है। तो क्या बताओगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा जूल में मापी जाती है। ऊर्जा किस में मापी जाती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जूल में मापी जाती है। कार्य का पूछा जाए, कार्य किस में मापा जाता है, ये भी आपका जूल में मापा जाता है। बल का मात्रक कभी अगर पूछा लिया जाए, आप क्या बताओगे, न्यूटन बताना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बल का मात्रक न्यूटन, याद रखिएगा वहां पे। एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि धूप के चश्मे की पावर क्या होती है। जो आपके धूप के चश्मे होते हैं उनकी पावर क्या होती है। 0 डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर एआरओ में सीधे सीधे पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, आप बताओगे 0 डायोप्टर। वैसे अभी कई सारे बच्चे यहाँ पे ठीक ठाक आंसर दे रहे हैं। तो आप ये टोटल लास्ट में काउंट करिएगा कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। अगर आपके 35 क्वेश्चन अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम पे सही कर पा रहे हो, तैयारी सही चल रही, लेकिन टारगेट कम से कम आप ये मान चलना कि 40 से 42 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सही करने हैं। अब इतने ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन वहां पे नहीं आते हैं, बड़ी आसानी से इतने क्वेश्चन आप सही वहां पे कर सकते हैं। बस जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप वहां पे करते रहिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण वहां पे होता है। प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का या व्यतिकरण का। तो किसका उदाहरण बताओगे आप यहाँ पे, आपको बताना है। ये उदाहरण हो जाएगा व्यतिकरण का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी वहां पे हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है।
यानी क्या पूछा गया, स्पष्ट दर्शन न्यूनतम, यानी वो दूरी बता, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं, यानी हम कितनी बुक को कितने दूर कम से कम रखें कि हमें जो उसके अक्षर है बिल्कुल क्लियर वहां पे दिखाए। यानी अगर हम ज्यादा पास भी ले आएंगे तब भी हमें दूर नहीं दिखाई पड़ता है, तो हमें ये पूछा जाए कि मिनिमम वो दूरी हमें बताओ कि जितनी दूरी से हमें सारे अक्षर क्लियर दिखें और हम उनको बड़ी आसानी से पढ़ सकें, तो वो न्यूनतम दूरी क्या वहां पे हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और अगर देखो अगर ज्यादा पास, देखो कोई माल बुक आप माल पढ़ रहे हो, ज्यादा पास लेके आना वहां पे, तो आप देखोगे जो उनके अक्षर लिखे हैं वो थोड़े आपको धुंधले वहां पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर वहां पे रख देते हो, तो अगर आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आंखें हैं, सही से आपको दिख रहा है, आपकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ही वहां पे आपकी हो जाती है। और ये आपका लखनऊ जडावर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक एक करके जितने भी आपके एआरओ या जिडारो या रिलेशन भरते उन सारे में क्वेश्चन वहां पे करा दूंगा, बस ये 100 सेट आप तैयार वहां पे कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण, बताओ किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो किसका बताओगे, बैंगनी बताओगे, पीला बताओगे, लाल बताओगे या नीला बताओगे। तो भाई इन धनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो कम अगर पूछा जाए तो लाल रंग बताना, और अधिक अगर आपसे पूछा जाए तो बैंगनी बताना है, कम पूछा जाए तो लाल बताना है। दोनों चीजें एग्जाम में आती हैं। तो यहाँ पे अधिक पूछा गया तो हमारा आंसर बैंगनी है। अब यहीं पे अधिक की जगह अगर कम लिखा होता तब हमारा ये आंसर चेंज होके लाल वहां पे हो जाता है। तो कंफ्यूज यहाँ पे कभी आप ना होना। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। क्या पूछा गया है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल का निर्धारण के लिए किया जाता है। यदि प्रकाश का, ध्वनि का, विमान का या कार, कोई नहीं। तो क्या बताओगे राइट आंसर। तो भाई हमें खुद पता है, आपने देखा होगा जो सुपरसोनिक विमान आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, उनकी जो चाल किससे मापी जाती है, मैक से मापी जाती वहां पे। तो क्या बताओगे यहाँ पे, ये हो जाएगा विमान की चाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति, जो विमानों की सुपरसोनिक गति वहां पे आपकी मापती है। तो क्या बताओगे, विमान आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगले सवाल में पूछा गया, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य का यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल, किसका प्रयोग होता है। तो आप सभी को पता ही होगा भाई, लगभग हर किसी घर में गाड़ियां है ही वहां पे। तो किसका प्रयोग वहां पे होता है, आप बताओगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या बताओगे, इसका H2SO4 यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो लेड एसिड जो बैटरियां वहां पे होते हैं इनमें 35% क्या होता है, 35% बताओगे यहाँ पे आपका H2SO4 घोल आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका यूज वहां पे किया जाता है। देखो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl यहाँ पे आपका होता है, ये क्या होता है, ये जंग पैदा करता है, इसलिए बैटरियों में इसका यूज वहां पे नहीं किया जाता है। अगर बैटरी में इसका यूज करोगे उसमें क्या होता है, जंग लगती है, कार्बन जंग, जिससे वो दिक्कत वहां पे आती है। इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज वहां पे नहीं आपका होता है। इसके बाद जो आपका नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल नोट करना, जो आपका HNO3 यहाँ पे होता है, ये आपका ऑक्सीडाइजर वहां पे होता है। ये बैटरी प्रतिक्रिया बिगाड़ता है, यानी जो उसमें रिएक्शन का काम यह वहां पे कर देता है नाइट्रिक अम्ल, इस वजह से इसका भी यूज वहां पे नहीं किया जाता है। और आसुत अम्ल तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता वहां पे, आसुत जल तो कुछ उसका मतलब वहां पे नहीं बनता है। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाता है। इनके फार्मूले याद करना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इनके फार्मूले यहाँ पे नोट कर लेना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन आपका जयपुर एआरओ में पूछा गया, किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है, किसी तार की जो आपकी प्रतिरोधकता होती है, ये आपकी किस पे निर्भर करती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ लंबाई पे, पदार्थ पे या क्रॉस सेक्शन के एरिया पे या कोई नहीं, क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो जो किसी तार की प्रतिरोधकता होती है ये किस पे निर्भर करती है, उसके पदार्थ पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आप सीधा सीधा इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करेगी, उसके पदार्थ पे निर्भर वहां पे करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये पदार्थ की आपके इलेक्ट्रॉन संरचना पे आधारित वहां पे हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैथ के टोटल दोस्तों हमारे क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं। मैथ बिल्कुल नॉर्मल वहां पे आती है। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और उनका बार बार ये क्वेश्चन वहां पे रिवीजन करते हैं तो मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ के क्वेश्चन में ये ध्यान रख लेना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वहां पे करोगे उतनी ज्यादा मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएंगे। और टोटल ये जो आपके 100 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, टोटल अगर यहीं से आप देखो मैथ में कम से कम 1500 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूंगा। बस ये सारे क्वेश्चन अगर हो पाए कहीं पे लिख लेना और जितना टाइम बचे इनकी प्रैक्टिस करना। और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा, जो आपका एप्लीकेशन आने वाला है वहां इसकी मैं पीडीएफ आपके अपलोड कर दूं, वहां से आप बिल्कुल वहां पे डाउनलोड कर लेना। देखो मैथ में एक क्वेश्चन पूछा गया 10 संख्याओं का योगफल आपका 276 है, उनका औसत बताओ क्या हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है कि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो योग कितना दिया गया 276 और पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो औसत क्या हो जाएगा 276 बटे 10 कर दोगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 276 बटे 10 संख्याओं का योगफल आपका 276 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो वैसे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 27.6 आपका सीधा सीधा ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आसपास का अगर नहीं दे रहा तो वो 27.6 ऑप्शन सही कर लेना एक 27.6 इसे कर लो यहाँ पे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट कर देना, क्योंकि औसत बराबर होता है क्या है पदों का योग बटे की पदों की संख्या। अगर योग 276 है 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27.6 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 27.6 यहाँ पे लिखा होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंबाला एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछ लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा एक अगला सवाल है कि दो बैंक हैं जहां पैसा एक व्यक्ति ने जमा किया। दो बैंक ए और बी हैं, क्रमशः यानी कि 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। ठीक है, ऋण देते हैं। तो डेबिट प्रत्येक बैंक से वो एक से लिया 36,000 रुपए, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 रुपए मान लो यहाँ पे लोन लेता है, राशि उधार लेता है। और 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों के भुगतान की गई साधारण ब्याज की क्या दिया गया, साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर पूछा गया। यानी क्या पूछा गया कि दो बैंक वहां पे हो गए, बैंक का नाम मान लो ए हो गया बी हो गया। एक ने दिया कि भाई हम जो तुम्हें लोन देंगे जो तुमसे इंटरेस्ट लेंगे यानी 3.5% ले रहे हैं, और दूसरी बैंक ने कहा भाई हम तो ले रहे हैं 6%। तो यहाँ पे जो डेबिट थे इन्होंने क्या किया, इस बैंक से भी पैसा लिया इस बैंक से भी पैसा ले लिया, दोनों बैंकों से उन्होंने समान पैसा वहां पे लिया। अब ये पूछा जा रहा है कि उनसे जो ब्याज है वहां पे उन दोनों के बीच डिफरेंट क्या वहां पे देखने को आपको मिल जाता है। यानी दो बैंक ए और बी हैं, क्रमशः इतने ऋण दे रहे हैं, डेविड ने प्रत्येक बैंक से इतना राशि उधार लिया। अब देखो पहली बैंक हम बात कर लेते हैं ए बैंक। तो अगर हम दोनों बैंक की बात करें, पहले हम लेते हैं ए बैंक की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर 3,60,000 का लोन आपने यहाँ पे लिया तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां से पहले हम ये निकालते हैं कि ए जो बैंक था वहां पे तो दर जो उसकी 3.5% है उसके हिसाब से कितना ब्याज आपका वहां पे लग रहा है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पे यहां लिखा है 3,60,000, कितने जीरो यहाँ पे हो गए आपके 2 2 4, हाँ 4 जीरो। और दर कितनी, मूलधन हो गया गुणे दर कितना आपका 3.5 है। समय कितना है आपका, प्रत्येक में आपको दिया गया 3 वर्ष का समय दिया गया, यहाँ 3 करोगे बटे आपने यहाँ पे कर दिया 100। अब इसको आप सॉल्व करो कितना निकल के आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया टोटल वैल्यू निकल के आ गई ये 37,800 रुपए निकल के आ गया जो हमें ब्याज यहाँ पे देना पड़ रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं जो दूसरी बैंक आपकी बी यहाँ पे हो जाती है, अब बी बैंक से सेम यही धनराशि आपकी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यही धनराशि मान लो लिख लेते हैं, 4 जीरो लिखा यहाँ पे,
लेकिन जो दर थी यहाँ पे दर कितनी होगी आपकी 6% हो गई। दर किया हमने 6, समय आपका 3 वर्ष ही रहेगा, बटे आप यहाँ पे 100 यहाँ पे कर दोगे, बटे क्या किया हमने 100 यहाँ पे कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ गया 64,008 तो यहाँ पे हो गया। अब यही चीज तो हमसे पूछी जा रही है कि जो यहाँ पे ब्याज आपका लगा, यहाँ ब्याज लगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट हमें बता दो क्या हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना बता रहे हो, अंतर करोगे कितना आ जाएगा 27,000। कितना हो गया अंतर यहाँ पे 27,000 हो गया। तो सीधा सीधा आपने क्या कह दिया कि भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस वहां पे एक बार जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे इसका आंसर आप वहां पे निकालोगे। अब अगला सवाल ये पूछा गया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस जो है आपके 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, तो 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा वहां पे करनी होगी। ये चीज आपसे पूछी गई, कैसे निकालोगे। देखो एक चीज हमें पता है, देखो जो आपका चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बटे समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वहां पे होता है। तो ये फार्मूला लगभग सभी को वहां पे पता है। तो सबसे पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं, आखिर कुल दूरी कितनी वहां पे हो गई। भाई उसी दूरी को तो अभी हम 20 घंटे में तय करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे दिया गया अगर 25 किलोमीटर चाल से चले, हम 8 घंटे का समय ले रहे हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर क्या होगी हमारी ये, यानी चाल गुणे समय कितना है 8 घंटे। ये टोटल आपका निकल के आ गया 440 किलोमीटर आपने यहाँ पे निकाल लिया है। अब पूछा जा रहा है अगर हम इसी दूरी को 20 घंटे में तय करनी हो, तो हमें 20 घंटे में तय करनी हो तो बस की चाल बताओ क्या हो जाएगी। चाल बराबर अभी मैंने बताया क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी अभी कितनी निकाली आपने, दूरी निकाली हमने 440 निकाली, यहाँ पे 440 बटे समय कितने घंटे में तय करनी है, 20 घंटे में। तो 20 से सीधा सीधा आपने क्या किया, भाग यहाँ पे कर दिया, इसे सॉल्व किया, क्या आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो क्या बताओगे राइट आंसर, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस करना, आपका ये जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है, और वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर आपका 183 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की औसत चाल बताओ। अभी मैंने बताया था औसत बराबर क्या होता है, औसत चाल पूछा गया तो क्या निकालोगे, कुल दूरी बटे कुल समय। इसको सॉल्व करोगे आपका सीधा सीधा आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। देखो कुल दूरी क्या हो जाएगी, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में, देखो पहले चक्कर अगर उसका 366 मीटर का था और वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर भी है, यह समान लंबाई को अगर 2 चक्कर हो गए वहां पे, और समान लंबाई यानी कुल दूरी क्या होगी 366 और प्लस 366, अगर 366 2 बार आप यहां पे जोड़ दोगे तो ये कुल दूरी क्या होगी आपकी 732 मीटर यहां पे हो गई। अगर एक चक्कर हमारा 366 है, 2 चक्कर 366, एक वो भी हो जाएगा, दोनों को हमने 2 बार जोड़ोगे ये आपको 732 यहाँ पे हो गया। अब बट पूछा जा रहा है कि एथलीट की औसत चाल, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय कितना लगा, देखो यहाँ पे समय लग रहा है 61 सेकंड का, यहाँ पे टाइम लग रहा है 183 सेकंड का टाइम यहाँ पे लग रहा है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ोगे 183 में 61 आप जैसे यहाँ पे जोड़ दोगे तो कुल समय क्या हो जाएगा 244 सेकंड यहाँ पे आपका हो गया। कितना हो गया 244 सेकंड हो गया। अब कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। अब इसे आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, डिवाइड वहां पे कर दो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। तो औसत चाल क्या बता दोगे आप, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चनों के आंसर वहां पे दे सकते हो ताकि दिक्कत वहां पे ना हो, बस इनकी रिवीजन अच्छे से वहां पे करते हुए आप चलिएगा। एक सवाल से ये बताओ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 45 और 54 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त हो वहां पे। तो जो कैसे निकालोगे, बस सिंपल से क्या करना आपको,
36, 45, 54 का, इन तीनों का निकालो एलसीएम। जो आपका इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम जो भी आपका लास्ट में निकलता है उसमें सीधा आप 3 वहां पे अलग से जोड़ दो। जैसे ही वो जोड़ोगे वो संख्या आपको निकल के वहां पे मिल जाएगी। तो कैसे सॉल्व करोगे, हम क्या करेंगे, 36, 45, 54 तीन संख्या दी जा रही क्या, एक आपकी 36 है, एक आपकी 54 है, एक आपकी 36 हो गया, 54 हो गया, एक संख्या क्या है 36, 54 और 45 हो गया, 45 यहां पे लिख दिया। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालो, मैंने इनके तरीके भी बता रखे, जो अपनी क्लास वहां पे चल रही है एप्लीकेशन में, वहां से इनको मैंने ऐसे बता रखा है, केवल आप देख के इनका एलसीएम बता दोगे कैसे निकलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। और जो क्लासेस वहां बेसिक से चल रही, एक बार वो देखना, वहां इनके एलसीएम निकालना बड़ी आसानी से सीख जाओगे। वैसे इसका जब आप वहां पे एलसीएम निकालोगे तो टोटल इनका जो एलसीएम निकलेगा ये आपको 540 यहाँ पे निकलेगा, और मैं बाद में बता दूंगा कैसे आप निकाल सकते हो। और लेकिन इसका जो बेसिक तरीका होता है एलसीएम निकालने का, तो वो सिंपल सा है भाई। सिंपल तरीका क्या होती है, पहले हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या 18 हो गया, फिर यहाँ पे ये 54, इसे 2 से काटो कितनी बार जाएगा, ये हुआ आपको 2 दूना 4, एक इधर आ गया 7 हो गया, फिर ये 45 ऐसे लिखा रह जाएगा, फिर एक बार हमारा 2 से फिर जाएगा, 2 से करोगे 9 जाएगा, यहाँ पे ये 27 ऐसे लिखा रहेगा, ये 45 ऐसे रहेगा, फिर इसको आपको 3 से डिवाइड करना, 3 तरह करना होगा, 3 9 27 होगा, 3 1 3 15, यानी ऐसे आप करते जाओगे और जो संख्या यहाँ पे रहेंगे उनको आप गुणा करोगे, यहां से आप एलसीएम निकालोगे, जो सारा को सोल्व करोगे आपका 540 ही यहाँ पे निकल के आएगा। अगर आपका एलसीएम 540 यहाँ पे आ गया है और हमें 3 शेषफल प्राप्त होना चाहिए, सिंपल से क्या करोगे, 540 में ये 3 आप यहाँ पे जोड़ दोगे, तो कितना निकल के आ गया, आप बताओगे 543, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो सीधा राइट आंसर क्या आप बता दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक बार स्क्रीनशॉट इसका वहां पे लीजिएगा, फिर यहां समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन, क्या लेवल वहां पे हमारा रहता है। तो इसमें पूछा गया, पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य था 55,000 था, और इस वर्ष मूल्य उसका हो गया 42,500 हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी है ये बताओ। देखो दशमलव के 2 स्थान तक हमें वहां पे बताना, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखना। अगर ये बताओ, जैसे किसी पहले मूल्य क्या था उसका 55,000, 55,000 का मूल्य था, अब कितना हो गया, अब बता रहे हो 42,500 का, अब इसका मूल्य वहां पे हो गया। अब ये बताओ कितना मूल्य यहाँ पे कम हुआ, कैसे निकालोगे, इन दोनों का आप अंतर देखो कितना आ रहा है, आप कह रहे हो 12,500 का इनका अंतर यहाँ पे हो रहा है, 12,500 का अंतर हुआ, तो कितना मूल्य कम हुआ, यानी 55,000 में अगर 12,500 का मूल्य कम हो गया, परसेंटेज पूछा जा रहा है, कैसे सॉल्व करोगे, तो नीचे सीधा आपको लिखना है 55,000, यहाँ पे आप नीचे लिख दोगे, ऊपर क्या लिख दोगे 12,500 यहां पे आप लिख दोगे, परसेंटेज के लिए आप यहाँ पे गुड़े आप 100 कर दोगे। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर सीधा सीधा यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 22.73% आ जाएगी, क्योंकि हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही वहां पे निकालना है। तो क्या राइट आंसर बताओगे, 22.7, ये हो जाएगा 73, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इस तरह बड़ी आसानी से इनके आंसर दे पाओगे। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस आप वहां पे कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, एक घन का आयतन आपका दिया जा रहा है 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,58,503 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजा की लंबाई का 2 गुना बताओ कितना वहां पे हो जाएगा। दोस्त सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि घन का आयतन होता क्या है। तो घन का सबसे पहले क्या बताओगे, घन का ये बताओ आयतन क्या होता है, वो हमें पता है, भुजा की घात 3, ये आपका आयतन यहाँ पे होता है। अब ये बताओ, अगर आयतन हमें दिया जा रहा है 6,58,503, तो जहां पे आयतन लिखा है वहां लिख दिया 6,58,503 हमने लिख दिया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, यहां पे इसका क्या निकाल देंगे भाई, हम सीधा घनमूल ही ना निकाल दें। घनमूल जैसे निकालेंगे तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगी, इसकी भुजा कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। जो भुजा पता चलेगी उसका हम जस्ट डबल कर देंगे, वो हमें आंसर वहां मिल जाएगा। अब इसका क्यूब निकालो, घनमूल, ये किसका घनमूल वहां पे हो जाएगा, तो आप बताओ किसका हो जाएगा, यानी 87 का कितना हो जाएगा, 87 करो,
87 की घात 3, ये इसका होता है, यहाँ पे वैल्यू वहां पे आ जाती है। तो ये हमें पता चल गया, ये भुजा क्या निकाली हमने, 87 निकाली, ये क्या हो गई, इसकी भुजा हो गई। तो घनमूल आपको पता ही है कि इसका वही गुणनखंड करो, तीन तीन के आप जोड़े वहां बनाओगे, जहां तीन तीन जोड़े बनाओगे उसको सारे को गुणा करोगे, ये आपकी एक भुजा वहां पे निकल के आ गई। अब अगर एक भुजा हमें पता होगी, पूछा क्या जा रहा है, भुजा की लंबाई का 2 गुना। अब इसकी लंबाई का 2 गुना बता दो, क्या हो जाएगा, 87 गुणे 2 कर दो, 174 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो क्या राइट आंसर हो गया, 174 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आप बताओगे, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। दो यहाँ पे मैं केवल आपको तरीके बता रहा हूँ, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्योंकि भाई बेसिक आपको सही है। मैथ में क्या होता है, बस आपको टेबल आनी चाहिए, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, परसेंटेज कुछ तो हमें आने चाहिए, जो मैंने क्लास में ऑलरेडी बता रखा हूं। वहां मैंने वो तरीके भी बताए हैं कि यहाँ पे केवल अगर ये चार ऑप्शन देख के भी आप आंसर कैसे बता सकते हैं, इसका यही आंसर वहां पे होगा। तो वो सारी चीजें आपके जो नोट्स हैं वो आप तैयार करो, वहां बड़ी आसानी से सारा कुछ समझ में जा ही जाएगा आपको। अब इसके बाद जो आपको मैंने क्लास में वहां पे मैथ में बता रहा हूँ, उनकी जो तरीके बता रहा हूँ, जो ट्रिके बता रहा हूँ, वो फॉलो करिए। क्वेश्चन आप देख के वहां पे उनके आंसर मारना स्टार्ट कर देंगे वहां पे। अब एक सवाल पूछा गया, एक है 120 लंबी रेलगाड़ी, विपरीत दिशा में आपका 8.5 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल पूछी जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका डिफिकल्ट आपको लग सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजन ये करेगा वहां पे। ये क्वेश्चन जब आपका जयपुर एआरओ में पूछा गया था, कई सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ भी वहां पे दिया था, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। कैसे सॉल्व करोगे अभी देखिएगा। देखो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सापेक्ष चाल यहाँ पे निकाल। देखो क्या बोला गया, 120 लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होता है कि जैसे ट्रेन इधर चल रही है तो व्यक्ति आपको मान लो इधर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये निकालो, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार वहां पे करती है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर होता है यानी ट्रेन की लंबाई बटे समय। तो ट्रेन की लंबाई क्या है आपकी 120 मीटर, और समय कितना, समय आपसे आप डिवाइड कर लो वहां पे, यानी कि 120 और बटे आप करोगे 12, यहां से निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आ गई, सापेक्ष चाल। क्या निकाल लिया हमने वैल्यू, यहाँ पे सापेक्ष चाल आपने यहाँ पे निकाली। अब क्या बताओगे, अब व्यक्ति की चाल क्या दी जा रही है, यहाँ पे जो व्यक्ति की चाल दी गई 8.5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपकी दी जा रही है, नहीं 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ पे दी जा रही। तो यहाँ पे हमने निकाला मीटर पर सेकेंड में, तो पहले से इसे चेंज कर लो किसमें, ये वैल्यू जो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। तो यहाँ पे हम एक चीज ये जान सकते हैं कि जो आपका व्यक्ति है, व्यक्ति की चाल क्या यहाँ पे हो जाएगी, बताओ व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, 8.5 क्या हो जाएगी, जो आपका 8.5 यहाँ पे दिया गया 8.5 इंटू 5/18 से आप इसे गुणा कर दो, इसको सोल्व करो, कितना आपका निकल के आ जाएगा 2.361 मीटर पर सेकंड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया व्यक्ति की चाल। अब ये हमारे जो अभी चाल हमने निकाली थी ये क्या थी, सापेक्ष चाल यहाँ पे हो गई। अब ये बताओ अगर व्यक्ति की चाल इतनी है, कुल चाल इतनी है, तो ट्रेन की चाल क्या रही होगी, तो व्यक्ति की चाल उसमें कर दो माइनस, वहां पे सीधी बात है वहां पे। तो क्या बता दोगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि ये बताओ जो ट्रेन है, ट्रेन की चाल अब क्या हो गई आपकी यहाँ पे, तो 10 माइनस का 2.361, ये आप माइनस करोगे कितना निकल के आ गया 7.639 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये सारे हमें दिए गए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये वैल्यू हमने निकाली है मीटर पर सेकंड में। अब इसको सीधा चेंज कर लो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 7.639 यहाँ पे दिया गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से कर दो गुणा,
जैसे गुणा करोगे कितना निकल के आएगा 27.5 आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। तो ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे। अथवा एक बार दोबारा रिवीजन करना क्या चीज यहाँ पे दी गई है। हमने सबसे पहले निकाला कि अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता चले सापेक्ष चाल क्या है व्यक्ति की और ट्रेन की। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमने क्या किया, जो ट्रेन की लंबाई और कुल लगा समय, तो वहां से हमने निकाल लिया सापेक्ष चाल, हमें पता चल गई। अब यहाँ पे ये बताओ, अब अगर कुल चाल आपकी ये निकल के आ गई है, तो भाई कुल चाल में व्यक्ति की चाल माइनस कर दो वहां पे, तो ट्रेन की चाल निकल आएगी। तो व्यक्ति की चाल कितनी हमें दी गई थी, ये दी गई है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे हमने पहले बदल लिया मीटर पर सेकंड में। तो जब मीटर पर सेकंड में चेंज किया 2.361 आपका आ गया। कुल चाल आपकी 10 मीटर पर सेकंड था यहाँ पे, तो इसमें इसको हमने जैसे माइनस किया, सापेक्ष कुल चाल में व्यक्ति की चाल माइनस कर दी, ट्रेन की चाल आपको पता चल गई, और ट्रेन की चाल जो आपकी ये पता चली मीटर पर सेकंड में, इसको हमने बदल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे आप चेंज करोगे आपका राइट आंसर कितना यहाँ पे निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 27.5। ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और फिर उसे 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है। तो तार की लंबाई बता दो क्या वहां पे हो जाएगी। भाई ये बताओ, जैसे जो आयतन तो बराबर ही होगा। जैसे एक हम ये मान लो, ये हमारी कोई पेन हो गई, मान लो स्टील की, लोहे की, कोई भी मान लो पेन हो गई। अब इसको हम मान लो पिघला दें, अब इसको अगर हम पिघला के एक मान लो गोला जैसा बना ले, वहां पे गोली बना ले, तो भाई ये जो इसमें मटेरियल लगा है, जो आयतन है, भाई मटेरियल तो पूरा वही रहेगा ना, वो तो कहीं गायब नहीं हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, आयतन दोनों का बराबर रहेगा, तो हम सीधा आयतन ही बराबर कर देते हैं कि एक आपका गोले का आयतन, इसके बाद जो आपका गोले को पिघला के क्या बनाया यहाँ पे त्रिज्या वाला बेलन, तो गोला और बेलन दोनों के आयतन बराबर कर देंगे। वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी तार की लंबाई वहां पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो हमें एक चीज ये पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, ये हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तार के आयतन। भाई जो बेलनाकार बना है, तार ही तो बनता है वहां पे, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई r² h। अब यहाँ पे देखो क्या चीज हमसे पूछी जा रही है, तो हमसे यही पूछी जा रही है तार की हमें ये बताओ तार की लंबाई वहां पे क्या हो जाएगी। इस h का मान आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, पाई से पाई सीधा, पाई से पाई आप यहाँ पे काट दो, पाई r² h हो गया। हमने क्या किया, पाई से पाई आपने यहाँ पे काट दिया। और देखो यहाँ पे दिया 6 सेंटीमीटर व्यास। अगर 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप रखोगे त्रिज्या होगी r बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 3, यानी 4/3 गुणे यहाँ हुआ 3 गुणे 3 हो गया। अब r² r का मान देखो क्या लिखा, 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.3 गुणे 0.3 गुणे h, बस इसी h का मान आपको निकाल देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल, 3 से 3 काटा, क्या बचा यहाँ 4 गुणे 3 बचा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे मान लो 0.3 गुणे 0.3 आपका दिया गया है। ये 2 दशमलव यहाँ पे हटे, मान लो यहाँ पे क्या हो गया आपका 100 लिख दिया, ये दशमलव हमने हटा दिए। इन 3 से 3 कट गया, और 4 गुणे 100 आप कर दोगे, कितना आ गया 400 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं 400 सेंटीमीटर ऑप्शन दिखा नहीं, लेकिन ये मीटर में हमें दिया जा रहा है। तो ये 400 सेंटीमीटर जब आप मीटर में चेंज करोगे क्या होगा भाई, 100 से हम भाग कर देते हैं। जैसे हमने इसे 100 से भाग कर देंगे तो ये क्या निकल के आ गया, ये आपका हो गया 4 मीटर हमारा यहाँ पे हो गया। तो हम सीधा सीधा राइट आंसर क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका 4 मीटर हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 2160 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच आपका 5:7:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो हमें ये बताना है वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बता दो, क्या वहां पे हो जाएगा। यानी कि हमें ये पता है जो कुल राशि क्या है आपकी दी गई है, 2160 रुपए की राशि है,
जिनको हमें डिवाइड किसके बीच करना है, किस रेशियो में करना है, आपको 5:7:3 में, 5:7:3 के बीच में इन्हें वहां पे डिवाइड आपको करना है। अब ये बताओ, अच्छा हमें ये पता है टोटल, देखो यहाँ क्या है 5 यानी 7, ये 10 हो गया, 10 में 15, यानी एक हमें ये पता है अगर 15 बराबर आपका दिया जा रहा है कितना 2160 के, एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा 15 से हम डिवाइड करेंगे, ये आपका निकल के आ गया 144, यानी 2160/15 किया 144 हमारा हो गया। पूछा क्या जा रहा है हमसे, सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग के बीच का डिफरेंस बता दो कितना हो गया, यानी सबसे बड़े भाग, तो सबसे बड़ा भाग हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 लिखा है, सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पे 4, तो अगर एक बराबर है 144 के, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर हम कहेंगे 4 गुणे 144 कर दो, यहाँ पे क्या निकल के आएगा 576 आपका निकल के आ जाएगा। तो 576 कहां पे आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो इस तरह बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन के आंसर वहां पे दे सकते हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, जो कि आपका जयपुर एआरओ में खुद ही देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका वहां पे पूछा गया था। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, पूछा जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे आप 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पे प्रत्येक शेषफल आपका एक वहां बचे। अब ये सवाल मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा आपको क्या करना है, 16, 24, 40, 64, 72 इनका निकालो, सभी का एलसीएम निकाल लो। जो आपका एलसीएम निकलेगा, जितना शेषफल बोला गया उसे आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जब हम निकालेंगे 16, 24, 40, 64 और 72 का एलसीएम जब निकालेंगे, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा 2880। अब इनके तरीके मैंने आपको क्लास में बता रखे, जो मैंने क्लास वहां पे करा रहा हूं कि कैसे आप एलसीएम तुरंत वहां पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम निकलेगा उसमें आपको जो भी शेषफल बोले, एक बोला गया हम एक जोड़ेंगे, दो बोलता हम दो जोड़ते, तीन बोलता हम तीन जोड़ते। तो यहाँ पे क्या किया, एक बोला गया, इसमें आप सीधा क्या करो +1 यहाँ पे ऐड कर दोगे, ये वैल्यू होगी आपकी 2881 यहाँ पे हो गई। तो आप सीधा सीधा राइट आंसर कितना बताओगे, 2881 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत वहां पे क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखो, तुरंत वहां पे आंसर टिक मार दोगे। लेकिन जो तरीके बताया हूं मैं बस उन्हें फॉलो करना। और ये जो मैं 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूं, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अगर आपने ये पूरे 100 प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर आपका वहां पे नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज अगर 576 है तो मूलधन बता दो। तो हमें पता है साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला हमें पता हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यहाँ पे होता है। और हमसे पूछा क्या गया है, मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज गुणे 100। साधारण ब्याज कितना है 576 यहाँ पे दिया गया, तो 576 गुणे यहाँ पे 100 करोगे, बटे बटे क्या हो जाएगा आपका R गुणे T। दर कितनी है आपकी 6% है, समय कितना है आपका 3 वर्ष है। अब इसे सोल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जो चीज कटे उसे आप काट दो, जब इसे आप सोल्व करोगे यह वैल्यू आपकी निकल के आएगी, कितनी आ जाएगी, यानी 57,600 रुपए आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे कितनी आ जाएगी, 57,600 रुपए आ गई। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पे देखते हैं मूलधन गुणेश्वर, इसे सोल्व करते हैं, देखो तो क्या आता है यहाँ पे। पहले हम लोग करते हैं 3 से काटो, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 1 के 3 हुआ, 4 5 3 9 27, 3 दूना 6 हो गया, 3 से काटो फिर 3 दूना 6 हो गया आपका, यहाँ पे 3 से काटा 3 18, 3 चौक 12, 2 से काटा ये कितना हो गया आपका 32 यहाँ पे हो गया, 32 गुणे 100 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 3200 रुपए यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3200 रुपए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। अब अगला सवाल ये पूछा गया है
ये बताओ, देखो एक संख्या आपको ये यहाँ पे दे दी गई, अब ये बताओ अभाज्य संख्या 11 से अविभाज्य है, तो जहां y एक आपका अंक है तो y का मान बताओ। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन संख्या किससे वहां पे कटती है, तभी आप निकाल पाओगे। यहाँ पे देखो जैसे एक संख्या क्या दी गई, यहाँ पे संख्या लिखते हैं पहले, 4 है, 8 है, 3 है, इधर y लिखा है, y के बाद 7 है, फिर 1 है, फिर 8 है, ठीक है। तो हमें एक चीज ये पता है, कोई संख्या 11 से तभी वहां पे डिवाइड होती है अगर इनके देखो सम, जो आपके सम डिजिट का योग निकाल लो और विषम डिजिट का योग निकाल लो, अगर दोनों का जो डिफरेंट होगा वो अगर 11 से कट जाए तब भी संख्या 11 से डिवाइड होती है, या फिर उनका जो डिफरेंट 0 हो जाए तब भी 11 से वहां पे डिवाइड होती है। तो हम अगर ये काउंट करें, ये संख्या एक ले लें, 4 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इनका योग कर लें। इसके बाद हम करेंगे 8 का, y का, y के बाद 1 का, इनका योग। इन दोनों का डिफरेंट या तो 0 हो जाए या 11 से डिवाइड हो जाए, तो पूरी संख्या 11 से हमारी कट जाएगी। अब देखो यहाँ पे ले लो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिया हमने, ये हो गया 4 और 3 7 हो गया, यानी हम जोड़ेंगे एक संख्या 4 जोड़ेंगे, इधर 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे एक 7 जोड़ेंगे, इधर हम जोड़ेंगे 8 यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये सारी संख्याएं हम जोड़ेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो हम जोड़ते हैं क्या, अब जोड़ेंगे एक ये 8 संख्या जोड़ लेते हैं, यहाँ पे एक y है ये जोड़ेंगे, एक ये 1 हो गया, तो ये हो गया 8 हो गया, 7 हो गया, 8 और 7 हमने पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा, नहीं 8 है, y है 1 है, तो 8 और 1 जोड़ा, ये हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 9 प्लस y। अब इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा, 22 में 9 जैसे आप माइनस करोगे, यहाँ पे क्या लिख के आ गया, 13 माइनस वाई बचा है। अब ये बताओ, अभी मैंने क्या कहा था, इनका जो डिफरेंट वहां पे होता है या तो ये 0 हो जाए या वैसी संख्या आ जाएगी जो 11 से कट जाए। अब देखो इसको 0 करने के लिए हम यहाँ y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 13, लेकिन हम जब वो ऑप्शन चेक करते हैं, वो ऑप्शन में कोई भी 13 वहां पे नहीं दिया जा रहा है, तो हमारा ये 13 ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब ये बताओ, अब यहाँ पे 13 को अगर हम 11 ही कर लें तो 11 भाई 11 हो गया, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 करने के लिए हम यहाँ पे y की जगह क्या रख सकते हैं, y की जगह हम 2 ही तो रखेंगे, तो 13 में जैसे 2 माइनस करोगे क्या वैल्यू निकल के आ गई, 11 निकल के आ जाएगी, तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, y का मान क्या आ जाएगा, आप बताओगे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह बड़ी आसानी से ऐसे सवालों का आंसर वहां पे दे सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल ये पूछा गया, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 3600 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ क्या हो जाएगा। देखो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हमें पता हो गया, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ क्या हो जाएगा। अगर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होती है, हम वहां से क्या निकालेंगे, भुजा। देखो बात हो रही वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया, ये आपका दिया गया 3600। अब यहां बराबर का ए स्क्वायर है, तो भुजा ए बराबर क्या हो जाएगी, इस 3600 को आप क्या करोगे, सीधा सीधा वर्गमूल यहाँ पे निकालो। 36 को हम ये भी लिख सकते हैं, 36 गुणे 100 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो 36 को वर्गमूल करो, ये 6 हो जाएगा, 10 का करोगे वो 100 का करोगे 10 हो जाएगा, तो यहां से हमें पता हो गया भुजा क्या हो गई आपकी 60 हो गई। अब ये बताओ, अब पूछा क्या जा रहा है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 हो जाता है, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √2, भुजा हमें क्या पता है 60 पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 60√2 आपका हो जाएगा। सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन की ही वहां प्रैक्टिस करनी अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा गया, एक छात्र के अंक 68, क्या लिखा है 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए हैं, इस कारण कक्षा का औसत जो है आपका 0.5 से बढ़ गया है। कक्षा में छात्रों की संख्या औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें जो चीज दी जा रही वो सारी चीजें हम लिख लेंगे और जो पूछी जा रही वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पहले निकालो रोटी कितनी हुई, हमें संख्या 68 लिखनी थी, गलती से हमने लिख दिया 88, तो कितना रोटी हुई है आप बताओगे, 88 माइनस का 68 बराबर 20 का हमें कुल
यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का वृद्धि वहां पे होगी, यानी 20 हमने ज्यादा लिख दिया, लिखना था 68 लिख दिया, 88 कितना ज्यादा लिख दिया हमने, 20 ज्यादा वहां पे लिख दिया। और जो आपको औसत वृद्धि दिया गया है, क्या दिया गया, औसत वृद्धि, ये कितना दिया गया 0.5 यहाँ पे दिया है। अब बताओ औसत वृद्धि आपकी 0.5 दिया गया है, और औसत बराबर होता है क्या, अभी पता है, कुल पदों मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या यहाँ पे। तो यहाँ औसत कहते क्या हमें 0.5 है, ये बराबर आपका हो जाएगा, यानी कुल त्रुटि यानी कुल संख्या की योग क्या बताओगे 20 हो गया, बटे पदों की संख्या हमने लिख दिया छात्रों की संख्या, इसको हमने लिख दिया n से यहाँ पे लिख दिया। अब ये बताओ n का मान बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे n बराबर हो जाएगा 20 बटे 0.5 हो जाएगा। और ये दशमलव आपका हटा, एक जीरो बढ़ गया, 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे निकल के आ गया 40। तो आप क्या कह दोगे, छात्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे वो 40 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में ये वहां पे पूछा गया था। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है रीजनिंग के, यहां से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मान चलना, जो आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आपके फ्री के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आप गलती से भी गलत वहां पे बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किए, मान बहुत एग्जाम के पीछे आप वहां पे चले जाओगे। देखो पहला क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया गया, अगर यहाँ पे 12 को हम यहाँ पे 64 लिखते हैं, अब ये बताओ अगर 12 को 64 लिखा गया, 32 को 144 लिखा गया, तो 144 को हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के बगल में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब ये बताओ, सबसे पहले आप ये बता दो कि ये जो आपका 12 का 64 है, 12 का 64 कैसे यहाँ पे हो सकता है, हम सीधा सीधा क्या बताएंगे, यहाँ पे 12 का 64 ये कैसे हो सकता है। आप कहोगे कि अगर हम 12 को यहाँ पे पहले करें 4 से गुणा, 12 को 4 से गुणा कर दें, और फिर इसमें हम 16 यहाँ पे जोड़ दें, क्या मिल गया हमें, 64 मिल गया, यहाँ पे 64 मिल जाएगा। अब यहाँ बताओ, अब यहाँ पे अगर ये जो आपका लिखा है 32 लिखा है, 32 को अगर हम 144 कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल बताओ, 32 को अगर हम 4 से गुणा कर दें और प्लस इसमें हम 16 जोड़ दें, तो ये आपका 144 के बराबर यहाँ पे आ गया। तो वैसे हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका ये एक यहाँ लिखा है 116 लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी आएगी। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होगी कि ये जो सारी संख्याएं यहाँ पे आ रही है, सभी में आपका ये 16 सभी में ऐड हो रहा है। तो अगर हम इसमें 16 पहले ही माइनस कर दें, तो अगर आप इसमें 16 आप यहाँ पे माइनस कर दो, कितनी संख्या बची, ये आपकी 100 बचती है। अब एक चीज हमें यह भी पता है कि जो संख्या यहाँ पे आएगी वो इसके 4 से गुणा होने के बाद ही तो यहाँ पे आ रही थी यहाँ पे। तो अब ये बताओ n बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, 4 इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी 25 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन मार्क आपका है, क्वेश्चन मार्क जगह आप क्या लिख दोगे 25 यहाँ पे लिखोगे, वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसका स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस वहां पे आप करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक सीरीज क्या आता है, कंफर्म है एक क्वेश्चन तो 100% ही आता है, लेकिन दो दो क्वेश्चन आपके सीरीज के वहां पे आ जाते हैं। सीरीज दोस्तों क्या दिए जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा 7 लिखा है, 15, फिर यहाँ पे लिखा 15 लिखा है, फिर यहाँ पे आपका 31 है, फिर आपका 63 है। आप पूछा गया इसके आगे कौन संख्या यहाँ पे आ जाएगी, तो आप बताओ क्या राइट आंसर करोगे। देखो जो 7 लिखा है, 7 को आप क्या लिख सकते हैं, नहीं पहले 3 भी लिखा, 3 है, फिर यहाँ पे 7 एक संख्या, ये 3 भी लिखी यहाँ पे 3। देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते, देखो 2 के स्क्वायर माइनस 1 ये लिख सकते हैं, 2 का वर्ग हुआ 4, 4 में आपने 1 माइनस किया, कितना आ गया 3 आ गया। 7 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 3 कितना 8 हुआ, 8 में 1 माइनस किया कितना 7 हो गया। ऐसे यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 4 किया माइनस 1 किया, ये आपकी 2 की पावर 5 है, यहाँ पे क्या लिख दिया 2 की पावर आपका 5 हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे कर दोगे, ये हो गया आपका 2 की पावर 6 हो गया, माइनस 1 कर दिया। अब इसके आगे जो संख्या वहां पे आएगी वो क्या होगी, 2 की पावर
5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 7 करेंगे, -1 करेंगे, इसको सोल्व करो क्या आगे 128 -1 बराबर आपका हो जाएगा 127। यानी सभी में एक एक पावर आपकी यहाँ पे हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक पावर सभी में बढ़ती जा रही है और सभी में एक आपका माइनस कर दिया वहां पे। तो क्या बताओगे 127 आपका हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। रीजनिंग की ईमान बिल्कुल नॉर्मल सवाल आते हैं, अगर थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे बड़ी आसानी से इनके आंसर वहां पे आप बना सकते हो। अगला सवाल आता है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर बताओ, यहाँ पे क्या आप भरोगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, पहले बताओ जैसे जी हुआ, जी से जे कैसे हो जाएगा, जी से कितना हम लोग बढ़ रहे हैं 3 बढ़ रहे हैं, जे में जैसे 3 आगे चलोगे एम आ गया। अब ये बताओ एम में 3 फिर यहाँ पे जोड़ दो, कौन सी संख्या हमें मिल जाएगी, पी मिल जाएगी। तो हमें पता हो गया पहली संख्या हमारी पी ही होगी, पी इसमें दिया नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसमें दिया गया नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हमें केवल 2 ऑप्शन और चेक करने, देखो दोनों के ऑप्शन कोई भी डिजिट ले लो वहां पे, अगर हम लेके चलते हैं देखो दोनों संख्या यहाँ पे लास्ट वाली चेंज है यहाँ पे। अब ये बताओ, अब x है, x से आपका v हुआ, कितना कम हुआ, अब बताओ x है, x में हम 2 संख्या पीछे आए यानी -2 किया, यहाँ पे हमारा +3 चल रहा था, -2 किया v आया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया -2, फिर आपका हो जाएगा। अब जब t में -2 कर दोगे, 2 संख्या t के पीछे आ जाओगे, तो हमें क्या मिल रहा है, r मिल रहा है, यानी इधर हमारा r आ जाएगा। तो r केवल इसी ऑप्शन में हमारा दिया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे केवल यही चेक करना है कि कौन संख्या आगे चल रही, कौन सी कम हो रही, किसमें कैसे वो श्रृंखला वहां पे चल रही है, इस तरह हम लोग इनके आंसर वहां पे दे सकते हैं। अब इसके बाद एक जो हमारा अगला सवाल है, इसमें क्या पूछा गया, एक निश्चित कोड में अगर फैट को आपका 9 और रेड को आपको 13 के रूप में कोड किया गया है, तो बताओ मैप का मान क्या वहां पे आपका हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले से ये बताओ, ये जो आपका फैट है FAT, ये आपका 9 कैसे हो सकता है, इनके नंबर लिखो। हमें पता F आता 6 है, ये 1 है, T होता है 20वें नंबर, इन सभी को जोड़ो कितना हुआ, यानी ये टोटल हुआ 27। और 27 को अगर 9 बनाना हो हम क्या कर सकते हैं, 3 से आप डिवाइड कर दो, 9 आपका यहाँ पे हो गया। तो अब ऐसे अगर आप RAT वाला भी चेक कर लो, यहाँ पे इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है RAT। अब यहाँ पे वैल्यू करो, R का मान आपका 18 1 हो गया, T का मान 20 हो गया, इन सबको आप जोड़ोगे कितना 39 हुआ, 39 को आप 3 से भाग किया, ये आपका जाहिर सी बात है भाई 13 आपका यहाँ पे आ गया, जो मान आपका 13 ही वहां पे दिया गया। अब हमसे मैप का पूछा जा रहा है, मैप का कैसे क्या लिखोगे, पूछा गया आप बताओ। अच्छा मैप को आप वहां पे क्या लिख सकते हो, M होता आपका 13 हुआ, A आपका 1 हुआ, P आपका 16 हो गया, इन सबको आप जोड़ो कितना हो गया आपका, ये हुआ 30 हुआ, 30 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया आपका 10 यहाँ पे हो गया। तो हम लोग मैप को क्या लिख सकते हैं, 10 यहाँ पे लिख सकते हैं। आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आप इनके आंसर बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन के यहाँ पे दे सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसमें पूछा गया है अगर डीप को हम 30 लिखते हैं, सी को हम 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बताओ रिवर को किस रूप में आप कोडित वहां पे किया जाएगा, कैसे बताओगे राइट आंसर। तो पहले ये बताओ, यहाँ पे लिखा है डीप, पहले तो हम यही निकालेंगे ये 30 कैसे वहां पे आपका आ सकता है। तो हमें पता है डी का नंबर आता है 4, देखो ABCD ऐसे गिनते 4वें नंबर पे आता है, वही यहाँ पे लिखा गया। E आता है 5वें नंबर में, 2 बार है, P है, P आता है 16 नंबर। देखो अब हम इनको जैसी सभी को जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 5 4 9 9 5 14 और 14 16 क्या हो गया आपका 30। सभी संख्याओं क्या जोड़ा ही तो जा रहा वहां पे। अब सेम ऐसे रिवर का हमका पूछा गया, रिवर का आप निकालो, RIVER का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे R क्या हो गया 18 हो गया, I ये 9 हो जाएगा, V किस में आ जाएगा 22 होता है, E का क्या हो जाएगा 5 होगा, R का होता है 18। अब इन संख्याओं को सीधा सीधा क्या करो, सभी को आप यहाँ पे जोड़ दो। तो इन संख्याओं को जोड़ोगे, इनका जोड़ कितना निकल के आएगा, 72 आपका निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 72 आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका अंबाला ARO में ये क्वेश्चन आपका वहां पे पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन किए गए सारे क्वेश्चन अच्छे से वहां प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे जो नोट्स आपको मैंने दे रखे हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन एने वाला नाम का एप्लीकेशन है, वहां सारे नोट डाउनलोड कर लेना। वहां पे जो चीजें बताई जा रही, जैसे बताई गई है, सारे आप प्रैक्टिस करिएगा। जहां
पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस एग्जाम तक वो तैयार करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। और जो बच्चे पहली बार तैयारी वहां पे कर रहे हैं, यानी उनको ये नहीं पता कि सर हम कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, उनके लिए बैच आपको उसी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। वो बैच वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां प्रॉपर आपको ये चीज बताई जाएगी कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, यानी हम तैयारी कैसे करें कि हम बड़ी आसानी से वहां उतने क्वेश्चन सही कर लें ताकि अपना एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाए। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, जो अपने डेली क्लास वहां पे होगी। ये मान चला डेली 5 बजे रेगुलर आपकी क्लास वहां पे चलेगी। बस जो चीजें जैसी बताई जाए आप उनकी तैयारी वैसे वहां पे करते हुए चलिएगा। ओके दोस्तों, हम मिलते हैं हम लोग कल एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।